यूनानी चिकित्सा पद्धति के बाद नेक्स्ट आती है सिद्ध चिकित्सा पद्धति। सिद्ध चिकित्सा प्रणाली क्या है? सिद्ध चिकित्सा में दो संप्रदाय चलते हैं, एक तो बाह्य संप्रदाय, एक रुद्र संप्रदाय। ठीक है, तो मेन तो दो संप्रदाय के नाम याद रखिए। जो सिद्ध चिकित्सा प्रणाली है वहाँ पर दो चिकित्सा संप्रदाय होते हैं, एक बाह्य और एक रुद्र। बाह्य चिकित्सा संप्रदाय उसमें कौन कौन आता है? इसमें ब्रह्मा द्वारा आयुर्वेद का उपदेश दिया गया है। यह संप्रदाय देवी संपद है, अर्थात जो हमारी देव विपाश्य चिकित्सा है वही इनका ब्रह्म संप्रदाय या देवी संपद चिकित्सा है। जैसे कि मंत्र है, जप है, हवन है, पूजा है, इन कार्यों का विधान बाह्य संप्रदाय या देवी संपद चिकित्सा के अंदर बताया गया है। इसके द्वारा इस संप्रदाय ने मोक्ष प्राप्ति का उपाय ढूंढा। तो सिद्ध चिकित्सा के अकॉर्डिंग मोक्ष प्राप्ति का उपाय कौन सी चिकित्सा से बताया गया है या कौन से संप्रदाय ने बताया है? ब्राह्म्य, बाह्य नहीं, ब्राह्म्य संप्रदाय ने बताया है, मैंने गलत प्रोनाउंस किया था, ब्राह्म्य संप्रदाय ने बताया है। फिर आता है रुद्र संप्रदाय। रुद्र महादेव को कहते हैं, तो महादेव रुद्र द्वारा इस चिकित्सा का उपदेश दिया गया। तो सिद्ध चिकित्सा की रुद्र संप्रदाय चिकित्सा प्रणाली किसने बताई थी? भगवान महादेव या भगवान रुद्र ने बताई थी। यह संप्रदाय जो होता है आसुरी संपद है, आसुरों की चिकित्सा के लिए, तथा तंत्र द्वारा, जैसे जो तांत्रिक चिकित्सा जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। जैसे तंत्र द्वारा चमत्कार करना, तो वो किसके अंदर आते हैं? वो रुद्र संप्रदाय के अंदर आते हैं। जैसे पारे में अग्नि को स्थायी बना दो, निम्न धातुओं से आपके पास लोहा तांबा है उससे स्वर्ण बनाना, तो ये चमत्कार ही हो गए एक तरीके के। पारे की गुटिका बना के आकाश में उड़ा दी, क्योंकि पारे को गुटिका फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता, तो पारे की गुटिका बना के आकाश में उड़ाना भी क्या है? चमत्कार है। गंधक से तेल नहीं निकाल सकते लेकिन ये निकाल रहे हैं, तो ये चमत्कार है, यानी कि इसके अंदर तांत्रिक चिकित्सा आएगी। इन चमत्कारों के कारण ये क्या कहलाने लगे? सिद्ध कहलाने लगे। ऐसे रस वैद्यों को सिद्ध वैद्य कहा जाने लगा। फिर बात करते हैं हम प्रमुख सिद्ध और सिद्धों की संख्या। तो सबसे ज्यादा प्रमुख सिद्ध है वो हम नागार्जुन को कहते हैं, जो रस शास्त्र में 8वीं शताब्दी के अंदर आया था। इसको हम कहते हैं, यही नागार्जुन जो है वही रसशास्त्र के प्रवर्तक है। रसशास्त्र में हम पारद वगैरह पढ़ते हैं, गंधक पारद वही आते हैं अपने। ठीक है, इनके अलावा गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ आदि भी विख्यात सिद्ध हुए। कुल कितने सिद्ध हैं सिद्ध चिकित्सा प्रणाली में? 84 है। इसी में नागार्जुन भी है। इन 84 में से 18 प्रसिद्ध सिद्ध माने गए हैं। टोटल 84 में से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है, जो फेमस है, वो कितने हैं? 18 हैं। सिद्धों के प्रयोजन कितने हैं? जैसे आयुर्वेद के 2 प्रयोजन है, उसी तरीके से सिद्धि में भी 2 प्रयोजन बताए, एक देह सिद्धि और एक लोह सिद्धि। देह सिद्धि क्या होती है? जरा व व्याधि से शरीर की को मुक्त कराना, वो देह सिद्धि हो गई। बुढ़ापे से और रोग से शरीर को मुक्त करा दिया, वो देह सिद्धि हो गई। लोह सिद्धि क्या है? निम्न धातुओं से अपने, जैसे तांबा है, कांसा है, इनसे आप सोना चांदी बना रहे हो, तो निम्न धातुओं को सोना चांदी में परिवर्तित करना लोह सिद्धि कहलाता है। लोह सिद्धि को ही हम धातुवाद नाम देते हैं। आचार्य नागार्जुन द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए थे, एक तो लिखा गया रसेंद्र मंगल और एक लिखा गया कक्षपुट। रसेंद्र मंगल में पारद के 18 संस्कार और निम्न धातु से सोना चांदी बनाने का वर्णन है। कक्षपुट में हम जो तांत्रिकों द्वारा जो कराया जाता है वशीकरण, उसका वर्णन है। देखो, कोई नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, सुन के छोड़ देना इन चीजों को। फिर आती है किमियागिरी। किमियागिरी क्या है? किमियागिरी जो लोह सिद्धि, जो हमने दूसरा प्रयोजन इसका पढ़ा लोह सिद्धि, उसी को किमियागिरी कहते हैं। किमियागिरी और लोह सिद्धि दोनों समानार्थक शब्द हैं। किमिया अर्थात किम इदम, किम प्लस इदम, यह वस्तु से बनाए, छोड़ दो। प्रत्येक वस्तु के बारे में सम्यक चिंतन करके तथा प्रत्यक्ष प्रयोग करके जो ज्ञान किया जाता है उसे किदम शास्त्र प्रणाली कहते हैं। यही बाद में किमिया शास्त्र हुआ और इसी से केमिस्ट्री बनी, छोड़ देना, कोई नहीं पूछेगा। फिर देखते हैं हम सिद्ध चिकित्सा के सिद्धांत व विशेषताएं। सिद्ध चिकित्सा जो है वो दक्षिण भारत में सबसे पहले किए जाने वाली, साउथ इंडिया में किए जाने वाली सबसे पहली चिकित्सा थी। इसलिए इसके ग्रंथ जो है, जितनी भी सिद्ध चिकित्सा है वो ज्यादातर हमें किसमें लिखी हुई मिलती है? जैसे आयुर्वेद हमें संस्कृत में लिखा हुआ मिलता है, वैसे ही सिद्ध चिकित्सा जो है वो हमें तमिल भाषा में लिखी हुई मिलती है। और सिद्ध चिकित्सा के प्रवर्तक कौन थे? अगस्त्य ऋषि थे। सिद्ध चिकित्सा का मुख्य आधार क्या है? रस की चिकित्सा है, क्योंकि इसमें रस शास्त्र की चीजें बताई गई हैं, तो इसका मुख्य आधार क्या है? रस चिकित्सा है। इसमें विशेष प्रकार की धातुओं और खनिजों का उपयोग या वर्णन है। इसमें आयुर्वेद की भांति त्रिदोष और सप्त धातुओं को भी सिद्ध चिकित्सा में माना गया है।
दोनों चिकित्सा पद्धतियों में, दोनों कौन, आयुर्वेद से कोरिलेट कर रहे हैं हम हर किसी को, तो आयुर्वेद बोले या सिद्ध बोले या यूनानी बोले, तीनों के ही अंदर पंचमहाभूत का सिद्धांत बनाया गया है। आयुर्वेद की भांति शरीर को पांच भौतिक भी किसने बताया है, सिद्धों ने बताया है। तो ये सिमिलरिटीज कह लो आप आयुर्वेद में और सिद्ध में। सिद्ध चिकित्सा में पांच तत्व बताए गए हैं, कौन कौन से, कठोर यानी कि सॉलिड, अग्नि, द्रव, ईथर और वाष्प। जैसे हम पंच महाभूत बोलते हैं वैसे इनके ये पांच तत्व हैं, कठोर, द्रव, वाष्प, अग्नि और ईथर। इसमें भी आयुर्वेद की भांति दोषों को साम्य अवस्था में से स्वस्थता तथा दोषों के साम्यता से जो है आरोग्य और दोष विषमता से जो रोग होता है वो भी आयुर्वेद में, यूनानी में और सिद्धा में, तीनों में ये सेम बात बताई गई है। इसमें भी आयुर्वेद की भांति सात धातुएं बताई गई हैं। सात धातु शुक्र के स्थान पर रज को माना गया है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे हम रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आयुर्वेद में बोलते हैं, वैसे ये पहले वाली छह धातुओं को तो सेम मानता है, लेकिन सातवीं शुक्र धातु के स्थान पर रज को सातवीं धातु कहाँ माना गया है, सिद्ध चिकित्सा के अंदर माना गया है। इसमें भी आयुर्वेद की भांति दोषों के पांच पांच वेद, जैसे हम वात के पांच वेद पढ़ते हैं, पित्त के और कफ के पांच पांच वेद पढ़ते हैं, उनके अलग अलग स्थान पढ़ते हैं, उनके अलग अलग मुख्य कर्म पढ़ते हैं, वैसे ही इन पांचों के इन तीनों के पांच पांच वेद, मुख्य स्थान और मुख्य कर्म सिद्ध चिकित्सा प्रणाली में भी बताए गए हैं। इसमें भी आयुर्वेद की भांति रस, गुण, वीर्य, विपाक तथा प्रभाव का वर्णन है, किसमें, सिद्ध चिकित्सा में। इसमें औषध के रूप में धातु, लवण, रस, उपरस, गंध, क्योंकि यही पढ़ते हैं हम रस शास्त्र में, इनका प्रयोग बताया गया है। इसमें भी आयुर्वेद की भांति पारद और गंधक के योगों का काफी प्रयोग किया गया है। जैसे मैंने आपको इतनी सारी डिजीज पढ़ा दी, उसमें हमने कितने सारे पारद गंधक के रोग देख लिए, स्पेशली जितने भी स्किन डिसऑर्डर हैं उनमें। वैसे ही सिद्ध चिकित्सा प्रणाली में भी पारद और गंधक के योगों का बहुत प्रयोग किया जाता है। इसमें भी आयुर्वेद की भांति औषध की कल्पना, जैसे चूर्ण है, क्वाथ है, घृत, तेल, भस्म आदि का प्रयोग किया जाता है। फिर हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिद्ध में और आयुर्वेदा में। तो दोनों चिकित्सा पद्धतियों के मौलिक सिद्धांत समान होते हुए भी थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जैसे सिद्ध चिकित्सा में प्राणायाम पर अधिक बल दिया जाता है, सिद्ध चिकित्सा में अल्पाहार से दीर्घायु के महत्व को बताया गया है, सिद्ध चिकित्सा में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए औषध प्रयोग से ज्यादा शोधन पर बल दिया गया है, सिद्ध चिकित्सा में बाल्यावस्था में उल्टा हो गया, देखो बाल्यावस्था में यहाँ पे वायु बोल रहा है, जबकि आयुर्वेद बाल्यावस्था में कफ बोलता है, युवा अवस्था में पित्त और वृद्धावस्था में कफ की अधिकता सिद्ध चिकित्सा के अकॉर्डिंग मानी गई है, जबकि आयुर्वेद में बाल्यावस्था में कफ, युवा में पित्त और वृद्धावस्था में वात की अधिकता को माना गया है। आयुर्वेद में भी धातुओं की भस्मों का प्रयोग करते हैं, जैसे हम अभ्रक भस्म का यूज करते हैं, है ना, हीरक भस्म तो रत्न वाली हो गई, और भी हम कई तरह की जो है वैक्रांत वगैरह इनकी भस्मों का प्रयोग करते हैं। लेकिन मुख्य चिकित्सा जो है हम आयुर्वेद में काष्ठ औषधियाँ या वनस्पतियों से ही देते हैं। भस्म का प्रयोग करते तो हैं, लेकिन हमारा जो मेन ट्रीटमेंट फोकस रहता है वो हमारी काष्ठ औषधियों पर बेस्ड रहता है। लेकिन सिद्ध चिकित्सा में मुख्य चिकित्सा जो है वो धातुओं और रसौषधियों से ही की जाती है। सिद्ध चिकित्सा में जनरल मेडिसिन की चार शाखाएं, एक तो बाल बहातम यानी कि पीडियाट्रिक आ गया, एक कायाकल्प, ठीक है, दूसरा नयन विद्या नेत्र रोग का आ गया, एक नंजनोद जिसको हम टॉक्सिकोलॉजी, अगत तंत्र या विष विज्ञान कह सकते हैं। तो ये आपकी सिद्ध चिकित्सा भी कंप्लीट होती है। इस तरीके से आपकी सारी की सारी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं वो कंप्लीट होती हैं।